तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू डे 67 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें हम बेसिकली यूपीएससी के द्वारा वेरियस एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं इस तरीके से कि आपका जो रिवीजन है वो साथ में कंप्लीट और एकदम होलसम रिवीजन साथ में होता जाए. सो इट इज़ नॉट जस्ट ए पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने का प्रोग्राम, बट इट इज़ ऑल्सो related to revision etc and value addition, resource enhancement, right? Everything is being covered here. तो अभी हम इकोनॉमी में अब थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे. लास्ट ईयर भी अनअकैडमी पे मैंने ये इकोनॉमी के पीवाईक्यू की सीरीज ली थी और ये काफ़ी हेल्पफुल भी रही थी. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आए हुए थे. तो जो 2013 तक के इकोनॉमी के पीवाईक्यूज हैं, नॉट जस्ट इन यूपीएससी सीएससी बल्कि अदर एग्जाम में भी पूछे गए, उनको कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ कवर करेंगे, ऐसे कि हमें ये पता चले कि इकोनॉमी में वो ट्रैप कहाँ कहाँ कैसे सेट करता है. लैंग्वेज हम जो है यूपीएससी के एग्जामिनर के आइडेंटिफाई कर सकें. नंबर 2 कि भाई साहब इकोनॉमी का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन लिंक्ड, आई मीन स्टैटिक प्लस, ठीक है, प्लस आपका जो करंट में चल रहा है वो भी इसमें साथ में इस पूरी सीरीज में आपका कवर होता है. तो शुरू करते हैं. ठीक है, आज का ये क्वेश्चन G20 कॉमन फ्रेमवर्क पे इन्होंने 2022 में ये पीवाईक्यू पूछा हुआ था कि कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में बताओ ये क्या चीज़ है. अब देखो यहाँ से फ्यूचर के लिए क्वेश्चन बनते हैं. G20 का जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है 2023 में समाप्त हुई है. 2022 में ऑलरेडी G20 पे क्वेश्चन पूछा था, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था. G20 की प्रायोरिटीज हमसे पूछी गई थी. आप यू कैन एक्सपेक्ट इट इन G2024 एज वेल, राइट? तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है. इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब. स्टेटमेंट 2 की इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेट. एक्चुअल में ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. यहाँ से हमने ना सिर्फ कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में जानना है, बल्कि हमें पेरिस क्लब के बारे में भी जानना है. एक्चुअल में G20 का कॉमन फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ गाइडलाइन है, एक एग्रीड, म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल है, जो कि डेट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है लो इनकम कंट्रीज की. जो पुअर कंट्रीज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेट अगर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से लेके रखा हुआ है, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, इसके लिए फ्रेमवर्क है. सिंपल, पहली बात ये ध्यान में रखनी है. दूसरी बात कि पेरिस क्लब क्या है. एक्चुअल में पेरिस क्लब इज नॉट ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन अंडर WTO और IMF एटसेट्रा. नो, नथिंग. इट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ, ठीक है, ऑफ मेजर, जितनी भी आपकी ये मेजर लैंडिंग कंट्रीज है दुनिया की, ठीक है, जो लोन ऑफर करती है, जो रिच कंट्रीज है, स्पेशली इसमें वेस्टर्न कंट्रीज आपकी आती है. ठीक है, फ्रांस हो गया, UK हो गया, आपके USA एटसेट्रा हो गई, ऐसी 20-21 कंट्रीज है. इनकी इन सारी कंट्रीज का ग्रुप को हम कहते हैं पेरिस क्लब, राइट? सो ये सिंपल आपसे ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि पेरिस क्लब के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि एक्चुअल में इसका काम क्या है. तो इसका काम है बेसिकली डेट सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना. ये मेजर जो आपकी लैंडिंग कंट्रीज है उनकी ये ग्रुपिंग है. सो बोथ 1 and 2, इट वाज ए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. किसी को पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है. देखो, अदर कुछ इनिशिएटिव्स है, रीसेंट इनिशिएटिव्स जो हमें साथ में पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल G7 का आपको इनिशिएटिव B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है, B3W जो इनिशिएटिव है, ये एक तरीके से कंसिडर किया जा रहा है कि चाइना का जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI है, उस BRI के लिए ये एक आंसर के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है. ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड. तो दिस इनिशिएटिव इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? हमें इसका भी पता होना चाहिए कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक्चुअल में ये क्या चीज़ है. 1 सेकेंड, ठीक है, ओके. सो हाँ, तो हमें ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का पता होना चाहिए. इसका जो नया नाम है वो नया नाम दे के रखा हुआ है इन्होंने, GPII, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, GPII. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो ये G7 का इनिशिएटिव है, ये ध्यान में रखना है. G20 का नहीं है, G7 का इनिशिएटिव है, राइट? पहली बात ये. अब दूसरी बात, G7 का एक और डिक्लेरेशन न्यूज में थी, कार्बिस बे डिक्लेरेशन. ये 2022 में न्यूज में थी. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्नवॉल में G7 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये डिक्लेरेशन G7 कंट्रीज ने अडॉप्ट करी और इंडिया भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया हुआ था, राइट, उस टाइम. इसका मेन कॉर्नवॉल जो आपका कार्बिस बे डिक्लेरेशन है, इसका मेन पर्पस क्या था? फ्यूचर पेंडेमिक्स, कोविड लाइक पेंडेमिक्स अगर फ्यूचर में कभी हो तो उनको रोकने का बेसिकली एक फ्रेमवर्क है कार्बिस बे डिक्लेरेशन. बाकी इसके बारे में कुछ आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. G7 के बारे में एक और चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो आपका, ठीक है, जो राइट, जो आपके
यार मैं कैसे उसका नाम भूल सकता हूँ, टेरर फाइनेंसिंग के लिए वो जो एजेंसी है, हाउ कैन आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट एजेंसी, बेसिकली योर राइट, यार दिमाग से एकदम स्किप ही हो गया वो, योर FATF, यस FATF, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये FATF भी G7 ने ही बनाई थी, 1989 में ये बनी थी। और इस FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये शेयर करता है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगली बात, एक ऐसा ही इनिशिएटिव आपको यूरोपियन कमीशन का भी पता होना चाहिए, ग्लोबल गेटवे नेटवर्क। तो ये किसका है? यूरोपियन कमीशन का है, यूरोपियन यूनियन का है। सिंपल ये याद रखना है, इन्वेस्टमेंट का इनिशिएटिव है ये, कि बाय 2027 ये पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इतना $1 बिलियन 300 बिलियन यूरो जो है इन्वेस्ट करने की ये तैयारी कर रहे हैं। और अगेन ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उन्हीं उन्हीं सब चीज़ों को ये टैकल करने के सारे तामझाम जो है दुनिया में कंट्रीज जो है उसको फॉलो कर रही है, बेसिकली सिंपल बात, राइट। एक ऐसा ही आपको इनिशिएटिव G20 की जो हमारी रीसेंट आउटकम्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। G20 की रीसेंट आउटकम्स क्या रही है? नंबर 1 अफ्रीका का, ठीक है, या फिर अफ्रीकन यूनियन का G20 का मेंबरशिप बनना, ठीक है, मेंबरशिप उनको मिलना। नंबर 2 आउटकम एक इम्पॉर्टेंट ये रही है कि भैया G20 की इंडिया की जो डिक्लेरेशन हुई है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, कि भैया मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, इस चीज़ की भी डिक्लेरेशन वहाँ पे हुई। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट आउटकम्स, जो सबसे सिग्निफिकेंट आउटकम्स है वो ये रही है, राइट। अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एटसेट्रा, राइट, दोज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट आउटकम्स ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। अब देखो ये इकोनॉमी के एंगल से ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे हम कुछ ऐसी रिसर्च करेंगे भाई साहब कि इस साल हाईली प्रोबेबल है कि उन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, राइट। कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के बारे में बताओ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखो मुझे खुद इसका पता नहीं था 2022 में, और मैंने ये आई थिंक मैंने ये गलत मार्क किया होगा ये इसका आंसर, लेकिन आप जो है, ठीक है, एक लॉजिकल गेसिंग के थ्रू आंसर के बहुत करीब पहुंच सकता है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, ठीक है, ये जो चीज है आपको नाम पढ़ के ही लग रहा है कि समथिंग नेगेटिव इज हैपनिंग, समथिंग नेगेटिव इज हैपनिंग, कहीं पे या तो टैक्स चोरी हो रही है, राइट। इनडायरेक्टली अगर कोई चीज ट्रांसफर की जा रही है, मान लो कंपनीज कोई चीज ट्रांसफर कर रही है इनडायरेक्टली, राइट, इनडायरेक्टली ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि देयर इज समथिंग, आई मीन सम लीगल वायलेशन इज इन्वॉल्व देयर, राइट, अदरवाइज आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं, समझ रहे हो। तो अब देखो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो, एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। तो ये तो लॉजिकल है यार, इसमें इलीगल क्या लग रहा है आपको? अगर इंडियन कंपनी कहीं फॉरेन एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रही है और टैक्स वो फॉरेन कंट्री में ही पे कर रही है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, वहां जहां से ये अर्निंग ले रही है वहीं पे टैक्स पे कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये तो एक अच्छी बात है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती। दूसरा, फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो। अब ये जो चीज है इसे हम कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की, ठीक है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये एक्चुअल में क्या है? BEPS का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे देखेंगे, राइट। तो ये उस चीज की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर जिसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगला, कि एन इंडियन कंपनी परचेजेस टेंजिबल एसेट्स इन फॉरेन कंट्री एंड सेल्स सच एसेट आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीज एंड ट्रांसफर्स प्रोसीड्स टू इंडिया। ये तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है कि फॉरेन में इन्होंने कोई अपने एसेट इंक्रीज किए और फिर सेल करके सारी प्रोसीड्स इंडिया भेज दी, ये तो इंडिया की इकोनॉमी, ये GDP के लिए अच्छी बात है। ये नेगेटिव टोन आपको कहाँ दिख रही है? ये एक ऐसी चीज है, मतलब कम से कम इन दो ऑप्शन के करीब आप पहुंच सकते हो इन दो को एलिमिनेट करके। दिस इज हाउ यू शुड लॉजिकली डिटेक्ट द थिंग्स। A foreign company transfers shares, such shares derive their substantial value located in India। देखो इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है? मान लो देयर इज सम कंपनी A, ठीक है, ये कोई फॉरेन कंपनी है, इसकी इंडियन सब्सिडरी है कंपनी B, ये इंडिया में मान लो कोल माइनिंग में इन्वॉल्व है, मान लो कोल माइनिंग में ये इन्वॉल्व है। तो अब अगर कंपनी A को, ठीक है, अब अगर कंपनी A को कंपनी B को सेल करना है, तो वो डायरेक्टली सेल नहीं करेगी, वो क्या करेगी? अपने ही शेयर किसी कंपनी C को ट्रांसफर कर देगी, राइट, या फिर अपनी ही किसी सब्सिडरी को ट्रांसफर कर देगी जो किसी लो टैक्स बेस वाली कंट्री में इस्टेब्लिश्ड है, समझ रहे हो। मतलब इस कंपनी ए ने कंपनी सी को, जो कि लो टैक्स बेस वाली कंट्री में इस्टेब्लिश्ड है, उसे अपने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए। इट मीन्स अब इस कंपनी बी पे कंपनी सी का इनडायरेक्टली कंट्रोल हो गया, राइट। अब जो भी डिविडेंड होगा कंपनी बी कंपनी सी को पे करेगी डिविडेंड के फॉर्म में।
और इंडिया से अगेन बेस इरोजन हो गया, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ, है ना, ये एक टैक्टिक है बेसिकली टैक्स अवॉइड करने की। ये सारी टैक्टिक्स हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स भी शेयर ट्रांसफर की एक ऐसी टैक्टिक है कि भाई साहब उसमें जो है टैक्स ना लगे। नंबर 1 कैपिटल गेन्स टैक्स ना लगे, नंबर 2 डिविडेंड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स है वो ज्यादा ना लगे। समझ रहे हो बात को? सो दिस इज बेसिकली डिविडेंड के होल्डिंग या फिर कैपिटल के होल्डिंग पे ज्यादा टैक्स ना लगे, है ना। वो डिविडेंड के फॉर्म में ये कंट्री सी को वो कंपनी सी को वो अपने जो भी प्रॉफिट्स हैं वो वहां तक ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज बेसिकली योर इनडायरेक्ट ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर के थ्रू जो अपनी कैपिटल को ट्रांसफर आप कर रहे हो, दैट इज बेसिकली इनडायरेक्ट ट्रांसफर। लेकिन ऐसे ही ये क्वेश्चन नया नहीं है। सेम सेम थीम पे बेस्ड इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, राइट। सेम थीम पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन पूछा था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पे। ये देख लो, दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग 2016 में पूछा हुआ है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कर्बिंग द टैक्स इवेजन, ठीक है। बीईपीएस को बैन करने का मतलब होता है कि आप टैक्स इवेजन की प्रैक्टिस को बैन करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ही देख लो, ये 2016 में क्वेश्चन था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पे। वो अब देखो फ्यूचर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बीईपीएस न्यूज में, आजकल न्यूज में ये क्यों है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हम क्यों साइन करते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एक्चुअल में ट्रांसफर प्राइसिंग को रोकने के लिए साइन किए जाते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ से हम 4 क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1 बीईपीएस क्या है, इस ये कॉन्सेप्ट क्या है, ओईसीडी का इसमें क्या स्टैंड है। नंबर 2 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग को रोकने के लिए किए जाते हैं। अब ट्रांसफर प्राइसिंग को रोकने का एक तरीका है, दैट इज बेसिकली योर, ठीक है, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो इन सब चीजों को अभी यहाँ पे हम जल्दी से कवर करेंगे। बीईपीएस क्या है? ऑलरेडी वही काम कि भैया टैक्स बेस को आप इरोड कर रहे हो। क्यों? ताकि आप अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर दो लो टैक्स बेस वाली कंट्री में, वहां पे शो करो अपने प्रॉफिट। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पे आपकी मेन अर्निंग हो रही है, वहां आप टैक्स शो मत करो, क्योंकि इंडिया में तो 20% 30% टैक्स लग रहा है। ऐसा कैसे करते हैं? इसके कई तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये एक इसका तरीका है। मान लो कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रखी है मेडिकल सेक्टर में, ठीक है। तो वो फॉरेन कंपनी क्या बोलेगी, ठीक है हमने 100 रुपए इंडिया में कमाए, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, बट हमने R&D में, या फिर हमारी जो पेरेंट कंपनी है, फॉरेन पेरेंट कंपनी, उसने R&D में इन्वेस्ट कर रखा है इतना ज्यादा, तो 100 रुपए हमारे नेट प्रॉफिट नहीं हुए। भाई साहब हमें उस R&D की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अपनी पेरेंट कंपनी को। तो पेरेंट कंपनी के नाम पे उन्होंने 70 रुपया, इसका जो है, जो इनका 100 रुपया नेट प्रॉफिट था, 70 रुपया इन्होंने इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया आईपी, ठीक है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ये क्या कहते हैं, रॉयल्टी वगैरह के नाम पे अपने पेरेंट कंपनी को। समझ रहे हो? तो इंडिया के पास कितना पैसा बचा इसके प्रॉफिट का? 30 रुपया। लगा लो अब 30 रुपए पे टैक्स। दूसरा तरीका इज ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग इज बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जिसमें कि मान लो कोई कंपनी ए है, ठीक है, इसकी कोई सब्सिडरी है इंडिया में, कंपनी बी, ठीक है, इसकी कोई सब्सिडरी है, और इसी की एक सी कंपनी है सब्सिडरी, राइट। इसमें 2 कंपनियां भी सिर्फ इन्वॉल्व हो सकती है, जरूरी नहीं है तीनों, राइट। तो अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या करेंगे, जो कंपनी बी है इंडिया जैसी कंट्री में, मेन अर्निंग इनकी इंडिया से हो रही है, राइट। मान लो ये कपड़ा उद्योग है, ठीक है, कपड़ा उद्योग है। तो ये क्या करेंगे, कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा बनाते हैं इंडिया में। तो ये क्या करेंगे, ये शो करेंगे कि भैया कंपनी सी जो कि टैक्स हेवन कंट्री में सिचुएटेड है, जहां पे लो टैक्स बेस है, ठीक है, तो टैक्स हेवन में सिचुएटेड है, ये क्या करेगी कंपनी बी, इंडिया वाली कंपनी, ये शो करेगी कि हमने भाई साहब अपना अगर 100 रुपए का कपड़ा हमने बनाया है, तो इसके लिए हमने रॉ मटेरियल 80 रुपए का रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, किससे? कंपनी सी से। तो ये जो 100 रुपए में, या फिर जो 100 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, 80 रुपए हमें अभी पे करना है। इट मीन्स डिसप्रोपोर्शनेटली हाई, डिसप्रोपोर्शनेटली, यार ये मेरी, ठीक है, इसमें पेन आज ढंग से काम नहीं कर रहा है। डिसप्रोपोर्शनेटली हाई, जब आपका कोई भी, ठीक है, कोई कंपनी शो करती है कि ये हमने रॉ मटेरियल डिसप्रोपोर्शनेटली हाई कॉस्ट पे लिया हुआ है, दैट इज बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग। ये इनडायरेक्टली आप एक तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो अपना पूरा प्रॉफिट कंट्री सी में, जहां पे उसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। प्राइसिंग के थ्रू जब आप अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक। समझ रहे हो बात को? अब इसी को रोकने के लिए एक जो प्रिंसिपल न्यूज में चलता है, दैट इज आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। ये याद रखना, आर्म्स लेंथ, LENGTS, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। ये आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या है? कंट्री जब अडॉप्ट कर रही है इस प्रिंसिपल को, ये कहते हुए कि चलो ठीक है, मान लो 2 सब्सिडरीज है एक ही कंपनी की,
लेकिन आप जो भी ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको उसमें एक आर्म्स लेंथ, ठीक है, एक हाथ की लेंथ रखनी पड़ेगी, एक तरीके से डिस्टेंस रखना पड़ेगा। वो क्या कि भैया आप जो भी, मान लो आपने रॉ मटेरियल लिया, आप सिर्फ उस प्राइस पे रॉ मटेरियल लोगे जो कि मार्केट में उस टाइम चल रहा होगा, उससे ऊपर आप प्राइस कोट नहीं कर सकते उसके लिए, समझ रहे हो? तो डिसप्रोपोर्शनेटली हाई प्राइस आप कोट नहीं कर सकते। दिस इज बेसिकली आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। मैं सही में बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बीईपीएस हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। ओईसीडी, ये डायरेक्टली मैं ओईसीडी की वेबसाइट से आपको लाया हूँ। ये देखो 2023 की न्यूज है कि बीईपीएस के को रोकने के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क एग्री किया ओईसीडी और G20 ने। अब वो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनाएंगे कि कॉमन फ्रेमवर्क वाज इन न्यूज। क्वेश्चन ये भी बनाएंगे कि टू पिलर अप्रोच हैज बीन इन न्यूज। वो किस चीज से रिलेटेड है? टैक्स सिस्टम से रिलेटेड है। अब ये टू पिलर अप्रोच क्या है? इसी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए पिलर 1 और पिलर 2 अप्रोच जो है ओईसीडी और G20 कह रहा है कि हम ये अडॉप्ट करेंगे, पिलर 1 एंड पिलर 2। पिलर 1 क्या कह रहा है? सिंपल चीजें ध्यान में रखो। पिलर 1 कह रहा है कि भाई साहब, जो भी आपकी ऐसी जो टैक्सेशन हो रही है, राइट, जो भी टैक्स हो रही है, किसी भी कंट्री में 15% मिनिमम बेसिक टैक्स से कम कॉर्पोरेट टैक्स हम नहीं रखेंगे। मतलब हर कंट्री को, जो भी सिग्नेटरी होगी इस कॉमन फ्रेमवर्क की, उसे मिनिमम 15% टैक्स रखना ही पड़ेगा, ताकि टैक्स हेवन क्रिएट ही ना हो। दूसरा पिलर कह रहा है कि जो भी आपकी कंपनीज है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या है इसका थ्रेशोल्ड? 700 मिलियन यूरो, 800 900 मिलियन यूरो, ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी नहीं पता है, ये थ्रेशोल्ड याद नहीं रखना है। बस पिलर 2 कह रहा है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो एक थ्रेशोल्ड, सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर प्रॉफिट कहीं किसी एक कंट्री से कमा रही है, तो उस प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा उस कंट्री को वापस भेजा जाएगा। समझ रहे हो? वापस भेजा जाएगा। दैट इज बेसिकली योर पिलर 2 अप्रोच, राइट। अब इस पिलर 2 अप्रोच के लिए, फॉर एग्जांपल, मेन जो इसमें कंपनीज आ रही है, दैट इज डिजिटल कंपनीज, है ना। फॉर एग्जांपल फेसबुक वगैरह इंडियन मार्केट से ये बहुत ज्यादा कमाती है। अब इन्हीं चीजों पे इंडिया डिजिटल सर्विसेज टैक्स भी लगा रही है। फॉर एग्जांपल इक्वलाइजेशन लेवी वगैरह, ऑलरेडी इंडिया 6% टैक्स इन चीजों पे लगा रही है। इक्वलाइजेशन लेवी अब इंक्रीज करके 6% कर दिया गया है, राइट। तो अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये कंपनियां बोल रही है कि भैया हम पे जो है डिजिटल सर्विसेज टैक्स ऑलरेडी लग रहा है, हम क्यों पे करें अपने प्रॉफिट का एडिशनल हिस्सा? तो फिर ये डिसाइड हुआ है कि जो जो कंट्रीज इस कॉमन फ्रेमवर्क को एग्री करेगी, वो अपने इस टाइप के टैक्सेस, फॉर एग्जांपल डिजिटल सर्विसेज टैक्स या फिर इक्वलाइजेशन लेवी वगैरह, ऐसे टैक्सेस को उन्हें उन्हें डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यही इंडिया के साथ चैलेंज भी है। हालांकि इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू दिस फ्रेमवर्क, बट इट इज ए चैलेंज कि एक, है ना, ये एग्री किया गया है कि 2024 या फिर 2025 से पहले पहले हमें जो है डिजिटल सर्विसेज टैक्स को हटाना पड़ेगा, बेसिकली इक्वलाइजेशन लेवी को। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो साइंस एंड टेक में अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, है ना। पहले ये सिर्फ 15 लर्नर के लिए था, 2000 प्राइस, अब सबके लिए कर दिया गया है, ठीक है। आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। ज्वाइन करना है तो आप जो है मुझे यहाँ पे टेलीग्राम में help@helpup007 आप मैसेज कर सकते हैं, राइट। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इसमें आपको मिलेगा, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी, ठीक है, हाफ ऑफ द कोर्स हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, हाफ इज रिमेनिंग। आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज द थिंग। अगला, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ बॉन्ड्स। देखो ये क्वेश्चन इन्होंने 2022 में भी पूछा था, 2021 में पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी चीजें होंगी जो कि मार्केट में डिमांड को इंक्रीज करेगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मार्केट डिमांड में किस किस चीज से इंक्रीज होगा। क्या इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस से मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी? नाउ यू नीड टू नो द रियल मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मीन्स कि मान लो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपकी वेजेस भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन घट रहा है तो आपकी वेजेस भी घटेगी। कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये और पूरा इक्वल इक्वल टू द रियल वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन का डिप्लेशन होगा। समझ रहे हो? मतलब इन्फ्लेशन से मनी की कॉस्ट या फिर मनी की वैल्यू जितनी डिप्लीट होगी, सिर्फ उतनी ही वेजेस आके इंक्रीज होगी। दैट मीन्स रियल टर्म्स में रियल वेजेस जो है आपके उसमें नेट जीरो इफेक्ट आएगा, ठीक है। नेट चेंज कितना होगा? 0 रुपए। इट मीन्स डिमांड ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज, वो सेम रहेगी, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन इंडेक्स किया है, इन्फ्लेशन के, है ना, उस पे मल्टीप्लाई नहीं किया है आपने उस पर्टिकुलर वेज को, इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया है, बस इंक्रीज या डिक्रीज सिर्फ उतना किया है जितना इन्फ्लेशन हुआ, सिंपल बात। सिमिलरली इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ बॉन्ड भी जो है वो आपको, अब देखो, जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब जिस भी चीज की इंडेक्सिंग वो आपको बोले, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ पेंशन, ऑफ वेजेस, ऑफ बॉन्ड एटसेट्रा, अब आपको ये बात समझ आ गई कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज क्रिएट करने की बात हो रही है, सिंपल यहाँ पे। अब देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय आईआईबीज। यस इट कैन। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इन्फ्लेशन कम हो गया तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है, हम तुम्हें इंटरेस्ट भी कम पे करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया है ना।
इंटरेस्ट भी कम पे करेंगे। एंड देन IIBs प्रोवाइड, ठीक है, प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, यही तो हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स आर नॉट टैक्सेबल। दिस इज वेरी एक्सट्रीम एंड वेरी रिडिकुलस स्टेटमेंट। मान लो अगर ऐसा कर दो ना, तो सारे इन्वेस्टर, सिंपल, आपको ये पता ही नहीं करना है कि इंटरेस्ट पेएबल है या फिर, है ना, या फिर कैपिटल गेन्स पे टैक्स है, नो, आपको ये पता ही नहीं करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है भाई साहब। अगर देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ बॉन्ड एक तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर से आपको इतनी लिबर्टी दे देगा क्या कि तुम्हें टैक्स ही ना दें। तो सारे इन्वेस्टर, तब तो सारे पेंशन फंड से अपना पैसा निकाल लेंगे, सारे इन्वेस्टर अपने, ठीक है, अदर बॉन्ड से पैसा निकाल देंगे, डिबेंचर से पैसा निकाल देंगे, कहाँ डाल देंगे, IIBs में, क्योंकि यहाँ पे उन्हें टैक्स ही पे नहीं करना पड़ रहा है। तो बाकी सारे मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो तब गए, फेल ही हो गए, सिंपल बात, नो बकवास, बाकी कुछ इसमें रटना नहीं है, राइट। दिस इज अबाउट द इट, अबाउट द, आई मीन this question. Next, कि with reference to foreign owned e-commerce firms in India, ठीक है, which of the following statements are correct? ये उस टाइम के करंट अफेयर से पूछा गया था। कुछ लिमिटेशन जो है FDI पे इंडिया में लगाई गई है कि they can sell their own goods in addition to their own, है ना, offering their own goods in the platform as marketplaces. Then the degree to which they can own big sellers on their platform is limited. देखो ये स्टेटमेंट 2 बहुत जनरल से स्टेटमेंट है कि ठीक है, बिग सेलर्स को आप जो है लिमिट कर रहे हो, इससे क्या होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तो कह ही रहा है कि हाँ, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए मार्केट है। तो जो बिग सेलर की ओनरशिप है, ये बिल्कुल सही बात है कि ठीक है, आप जो है लिमिट उसे करो, ताकि जो अदर प्लेयर्स हैं उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव फील्ड हो। लेकिन ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखो भाई, मान एक तरफ आप क्लेम कर रहे हो कि अमेजोन अपना मार्केट प्लेस शुरू कर रहा है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि अमेजोन अपनी ही चीज उस मार्केट प्लेस में बेच सकता है। क्या ये कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होगी? नहीं। छोटे सेलर फिर क्या करेंगे? ये तो, है ना, लॉजिकल बात है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट थी, आपको इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हम फिर भी ये देखेंगे भाई साहब, FDI के लिए गाइडलाइंस है इंडिया में, ये बात ध्यान में रखना। ये चलो B2B ई कॉमर्स का अगर आपको ध्यान में रहे, B2B ई कॉमर्स मतलब दो बिजनेसेस के बीच में अगर ई कॉमर्स हो रहा है तो उसमें 100% FDI जो है परमिटेड है। लेकिन जो बिजनेस टू कंज्यूमर है, डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जो एक तरीके से जो इन्वेंट्री बेस्ड जो सिस्टम है, इन्वेंट्री, या फिर इसे हम कहें, मान लो जो डायरेक्ट आपका, ठीक है, मान लो प्यूमा का स्टोर है, ठीक है, तो उस वो अगर डायरेक्ट होम डिलीवरी कर रहा है कंज्यूमर के लिए, तो उसमें आप कोई FDI नहीं कर सकते हैं, वो डोमेस्टिक ही होगा। समझ रहे हो बात को? सो ये एक नई रेगुलेशन है। दूसरा कि 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड इन मार्केट प्लेस मॉडल, बट FDI इज नॉट परमिटेड इन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल जो है, वही चीज जो हमने ऊपर देखा कि मान लो कोई कंपनी है, वही प्रोड्यूसर है और वही डायरेक्टली सेल कर रही है, उसकी अपनी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब एक तरीके से स्टोर हाउस, और वहीं से वो डायरेक्टली सेल कर रहा है अपनी गुड्स को, तो उसमें आप FDI पर, है ना, उसमें FDI अलाउड नहीं है ना, क्योंकि उसमें फॉरेन ओनरशिप हो जाएगी। लेकिन जो मार्केट प्लेस मॉडल है, जैसे अमेजोन हो गया, ठीक है, अमेजोन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों पे जो है ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI अवेलेबल है, इंडिया में अलाउ की गई है। तो ये FDI नॉर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना है। बस ये नीचे वाला जो है स्टेक ओनरशिप वगैरह, ये आपको ध्यान में नहीं रखनी है। हालांकि फिर भी अगर आपको ये देखना है कि कितना लिमिटेड है, कि कोई भी बड़ा सेलर, है ना, सिंपल बात ये स्टेटमेंट का ये है कि मान लो अमेजोन है ना, और अमेजोन में कोई बड़ा सेलर है, राइट, कोई भी सेलर है, इस सेलर ए के कितने परसेंट शेयर मैक्सिमम अमेजोन होल्ड कर सकती है? दैट इज अराउंड 25%। इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकती, सिंपल बात। सो इट इज लिमिटेड, राइट, ये है वो 25% का लिमिटेड। बाकी आपको कुछ भी इसमें ध्यान में नहीं रखना है। ये देखो, ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी रियल सेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करती है, राइट, बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है। रियल सेक्टर माने जहां रियल ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, कि फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, रियल काम हो रहा है भाई, हाँ, क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, रियल सेक्टर है। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, हाँ भाई, GDP में रियल आपकी ग्रोथ हो रही है, समझ रहे हो। देन कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, भाई एक तो लेंडिंग की एक्टिविटी, यहाँ पे जो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, दैट इज नॉट ए रियल सेक्टर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फाइनेंशियल एक्टिविटी, अगेन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज ए रियल सेक्टर, राइट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज ए रियल सेक्टर। मान लो बैंकिंग एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज, दैट इज अ रियल सेक्टर। बट बैंक जो मान लो लेंडिंग कर रहा है, ठीक है, वो जो फाइनेंसिंग कर रहा है, दैट इज बेसिकली क्या क्या वो रियल टर्म में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है? नो, आपके डिपॉजिट उसने किसी और को लोन के फॉर्म में दे दिए, समझ रहे हो,
वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है, दैट इज बेसिकली नॉट प्रोडक्शन, इट इज अ फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग चीज आपकी रियल सेक्टर में काउंट ही नहीं होती है। और ऊपर से फाइनेंसिंग भी किसे कर रहा है, ट्रेडिंग कंपनी को। ट्रेडिंग मान लो जैसे सिंपल बात, बीएससी सेंसेक्स हो गया, ठीक है, आपका निफ्टी हो गया, ये चीजें ना रियल सेक्टर में ये आपकी जीडीपी प्रोडक्शन को शो करती ही नहीं है। हो सकता है आपकी जीडीपी डाउन जा रही हो लेकिन इनमें बूम साथ में आ रहा हो, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, जीडीपी नीचे जा रही है, इनमें बूम हो रहा था। इट मीन्स दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियल पिक्चर ऑफ प्रोडक्शन। हटाओ इसे। कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, वही मैंने बोला ना आपको, फाइनेंशियल सेक्टर जो है इट इज नॉट ए रियल सेक्टर एट ऑल। फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड एज ए रियल सेक्टर, सिंपल बात, 1 and 2 इज द आंसर। तो आई होप ये जो सीरीज है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो इकोनॉमी की सीरीज है इसे, ठीक है, ऐसे ही शुरू किया जाए, जारी रखा जाए या नहीं। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया कीजिए, ठीक है, मुझे भी मोटिवेट तो खैर क्या ही करना है यार इसमें, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि यस समथिंग इज इम्पैक्टफुल। और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है सेशन सही जा रहे हैं, यू शुड कमेंट एंड यू शुड गिव योर फीडबैक। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल ही जाएगा, कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम। टेक केयर, बाय बाय।